तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज के वीडियो के अंदर हम जो बीए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है, और स्पेशली अब केवल जो प्राइवेट स्टूडेंट है उन्हीं का एग्ज़ाम बाकी है। रेगुलर स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो चुका है अभी तक, और उन्हीं का मैं पेपर लेकर आया हूँ, हिस्ट्री का पेपर। ठीक है, जो आपको उनके 6 जनवरी को हिस्ट्री का पेपर हुआ था, अभी जो सेकेंड ईयर रेगुलर वालों का वो पेपर, मैं दोनों पेपर इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ, और जो छोटे पर्सन है उनके उत्तर भी आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। और इस पेपर को देखकर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके एग्जाम में पर्सन कैसे बनते हैं। ठीक है, बाकी मैंने देखिए दोस्तों आपके लिए जो है पेपर बना रखा है, कब का बना रखा है, जो पेपर है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 20 रुपये में वो पेपर आप खरीद लेना। ठीक है, उनमें से आधे पर्सन तो रेगुलर वालों के मतलब आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, और आधे जो पर्सन है इंपॉर्टेंट है वो उनमें से आपके आएंगे, यानी कि 50% पर्सन आपके आने की संभावना रहेगी। और आप चाहे तो सबूत देख सकते हैं, टेलीग्राम पर मैंने साइट डाला हुआ है जिसमें जो पेपर मैंने आया है सेकेंड ईयर का रेगुलर वालों का, वो लगभग जो मॉडल पेपर मैंने दिया उनमें से पड़ा है। ठीक है, तो अब अगर आप मॉडल पेपर जो है नहीं खरीदते हैं तो भी आपको ये जो है वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। और कल ही आपका एग्ज़ाम है हिस्ट्री का, तो काफ़ी लेट ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे समझ चाहता हूँ। बाकी एग्ज़ाम जो भी होने वाले हैं पॉलिटी वगैरह, उनका भी मैं वीडियो जो अभी जो पेपर हुए हैं रेगुलर वालों के, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये टेलीग्राम पर भी उपलब्ध होगा, तो इनके उत्तर मैं यहाँ पर बताऊँगा, और टेलीग्राम पर भी आपको ये पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये देखिए इसी बार का एग्ज़ाम है, BA पार्ट सेकेंड एग्जामिनेशन 2022 MDSU जो यूनिवर्सिटी है उसका ये एग्ज़ाम है। और कुछ लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो कहते हैं कि जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनके लिए भी स्टडी यानी ऑनलाइन क्लासेस चालू करो, मतलब करो। तो जो है वो प्राइवेट और जो रेगुलर स्टूडेंट है चाहे कोई भी हो, उनका सिलेबस सेम है, तो आप मेरे जो भी वीडियो देख सकते हैं, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम जो प्रश्न किस प्रकार पूछे गए इस बार। तो देखिए आपको 50% अटेंड करना है, ध्यान रखना 50% यानी 50% अटेंड करना है। इनमें आपको 50% ही हल करना है। यहाँ पे देख रखे आप पेपर में देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र के पूर्णांक में से अधिकतम 50% अंक, यानी कि आधे इतने आपको अटेंड करने जितने कि आपको 50 नंबर आपके पूरे हो जाए। ठीक है, मतलब आपको 50 नंबर के सवाल करने हैं इनमें से, चाहे आप बड़े वाले करो छोटे वाले करो, वो आपकी मर्जी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न हम लेते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति कौन था। तो उसका सेनापति जो था वो खेत सिंह खंगार था, उसका नाम था खेत सिंह खंगार। ठीक है, इन पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था। अब आपको देखिए एक वीडियो में मैंने बना रखा है जो प्रमुख युद्ध है मध्यकालीन भारत के, वो आपको रट के चले जाना है। तराइन का युद्ध और भी बहुत सारे जितने भी युद्ध हुए एक PDF में आपको वो मिल जाएंगे, टेलीग्राम से भी मिल जाएंगे, और यूट्यूब पर वो वीडियो देख के चले जाना। युद्ध का प्रश्न बार बार पूछा जाता है और आपके भी एक आएगा। अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत काल में दिल्ली पर शासन करने वाले अंतिम राजवंश का नाम लिखिए। तो सल्तनत काल में बहुत सारे जो राजवंश है उन्होंने शासन किया है भारत के ऊपर, तो उनमें जो अंतिम जो मतलब वंश था वो था लोधी वंश। ठीक है, और आपको पता है इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराकर जो है मुगल सत्ता का मतलब 1520 के अंदर भारत के अंदर स्थापित की थी। तो अंतिम शासक जो वंश था वो सल्तनत काल का वो कौन था, लोधी वंश। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि बलबन के वसाया को किसने संकलित किया। तो बलबन के वसाया को जिसने भी संकलित किया है उसका प्रश्न आपके सामने है। अभी मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा बर्नी ने, यानी कि बलबन का जो वसाया है उसको संकलित करने का काम किया वो था बर्नी ने। ठीक है, तो ऐसे भी अंदर से भी डीप से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में अगला प्रश्न, सल्तनत काल में किस सुल्तान के समय दक्षिण भारत पर आक्रमण हुए। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था सल्तनत काल का जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण चालू किए थे और कब्जा करने की कोशिश की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में बेग प्रथा क्या थी। तो ये प्रथा जो विजयनगर साम्राज्य दास प्रथा थी, यानी कि इसके अंदर जो व्यक्ति है उनकी खरीद फरोख्त होती थी, इस प्रकार की ये प्रथा थी बेग बग। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको वेग वग प्रथा इस प्रकार का भी नाम मिलता है। ठीक है, तो दास प्रथा से संबंधित है ये, एक तरह प्रकार से ये एक दास प्रथा ही थी। अगला प्रश्न है शेर मंडल क्या था। तो शेर मंडल जो है वो हुमायूं का एक आप कह सकते हैं मकबरा वगैरह या फिर कोई किला वगैरह था। इतना ही इसके बारे में जानकारी मिल पाई मुझे कि शेर मंडल हुमायूं से संबंधित है और दिल्ली के अंदर ये स्थित है शेर मंडल। ठीक है, और ये जो है किले वगैरह या फिर इस प्रकार का कुछ संरचना है, ऐतिहासिक स्मारक है। ठीक है, शेर मंडल। फिर अगला प्रश्न है अकबर के इबादत खाने में ईसाई मिशनरी किसके नेतृत्व में आए। तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ सवाल है और पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो इसका उत्तर कुछ अंग्रेजी के अंदर है, डेविड इस प्रकार का
डिवोल्फो कुछ इस प्रकार का इसका उत्तर है। डिवोल्फो कुछ इस प्रकार का इसका उत्तर है। तो एग्जैक्ट मैं नाम भी नहीं लिख पा रहा हूँ, तो इतना खतरनाक प्रश्न है और आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है इस प्रश्न को, ठीक है। हालांकि आ जाए तो आपको ये डेविड डिवोल्फ ऐसा कुछ नाम लिख देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न है, देहशाला व्यवस्था क्या थी? देहशाला बंदोबस्त, ठीक है। तो जो देहशाला व्यवस्था है वो अकबर से संबंधित थी और इसको अकबर ने चालू किया था। इसका जो अकबर है उसका सेनापति था टोडरमल, ठीक है। टोडरमल के द्वारा ये व्यवस्था चालू की गई थी और ये शायद कुछ जागीरी व्यवस्था से संबंधित थी, यानी जागीरों के अंदर इस प्रकार की कुछ चीज़ें थी, जागीरी वाली चीज़ें, ठीक है। तो इसी को देहशाला बंदोबस्त कहते थे और ये अकबर के समय की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसने एताद उद दौला मकबरे का निर्माण कराया? एताद उद दौला क्या नाम है इसका? एताद, इसका नाम भी पता नहीं क्या लिखा है, एतमादुद्दौला। तो इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो इससे जो ये मकबरा है इसका निर्माण नूरजहाँ ने करवाया। नूरजहाँ जो शाहजहाँ की प्रेमिका थी, पत्नी थी, उसने इसका निर्माण कराया अपने पिता के लिए, ठीक है। एताद मुल दौला मकबरे का निर्माण, ठीक है, नूरजहाँ ने करवाया। फिर अगला प्रश्न देखिए, जो छोटे वाला प्रश्न है, उसके बाद मैं उत्तर इनके नहीं बताऊंगा। तो वतन जागीर क्या थी? तो वतन जागीर आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो भी मतलब सल्तनत काल के अंदर जो जागीर व्यवस्था होती थी, जो राजाओं के पास जागीर होती थी, उनका स्थानांतरण किया जाता था, ठीक है। जो स्थानांतरण होता था उसका, तो उसको वतन जागीर आता था। यानी कि कोई राजा मान लीजिए जयपुर का राजा है और उसको शिफ्ट कर दिया मुगल या सल्तनत काल के जो भी राजा, उन्होंने शिफ्ट कर दिया आगरा में, तो उनकी जितनी भी जागीरें यहाँ पे राजस्थान में थी उनको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे यूपी में। यानी इनकी जो जागीर यहाँ से छीन लेंगे और वहाँ पे उनको उतनी जागीरें प्रदान कर देंगे। तो यानी स्थानांतरण हो गया जागीरों का, उसको क्या कहते हैं? वतन जागीर कहते हैं। तो ये तो छोटे वाले प्रश्न हो गए थे। इस प्रकार डीप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखना, थोड़ा डीप से पढ़ के जाना, ठीक है। और अब जो है प्रश्न हम देख लेते हैं बाकी के, कि तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणाम पर चर्चा कीजिए। यानी तराइन का द्वितीय युद्ध का क्या परिणाम हुआ? इसके अंदर जो मोहम्मद गौरी जीता था और उसके बाद सल्तनत काल प्रारंभ हो गया था, ठीक है। यही इसका एक परिणाम है। भारत में जो मुस्लिम सत्ता है वो स्थापित हो गई थी। फिर इसका अथवा में देखिए, बलबन के राजत्व सिद्धांत पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। प्राइवेट ईयर वाले जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट के चले जाना, मेरी गारंटी है, फिर से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना क्या है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा इन प्रकार की सांकेतिक मुद्रा, राजत्व सिद्धांत और भी ये सारे जो जितने भी व्यवस्था वगैरह थी, किस किस शासक ने कौन सी व्यवस्था चलाई, वो सारी चीज़ें आप समझ के चले जाना, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की आयकर व्यवस्था को समझाइए। यानी विजयनगर साम्राज्य का पूरा एक वीडियो आपके लिए अलग से बना रखा है मेरे चैनल पर, जरूर देख लेना प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है। तो आपको इसके तो हल्की हल्की चीज़ें देख लेनी है। विजयनगर साम्राज्य में जो आय, वो उनका साधन क्या होता था, कृषि वगैरह, व्यापार वगैरह वही होता था बेसिकली। फिर अगला प्रश्न देखिए कि मुगल काल में उभरते हुए शहरी केंद्रों की परिस्थितियों का व्याख्या करनी है उनकी। इस जो शहरी केंद्र हुए थे अलग अलग, उसकी व्याख्या करनी है। फिर अथवा में इसके हैं कि भारत में मुगल शासन के दौरान महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो ये आपको इनकी व्याख्यात्मक अपने, इसका कोई ज़्यादा खास उत्तर है नहीं, आपको अपने मन से थोड़ी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मुगल काल की, और आप थोड़ी सी अपने मन से लिख सकते हैं। फिर दीन इलाही पर संक्षिप्त लेख लिखिए। ये अकबर के द्वारा चलाया गया था, दीन इलाही और देशाला व्यवस्था वगैरह, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दीन इलाही वगैरह। फिर उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, उन कारणों को लिखिए जिनके कारण बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। तो बेसिकली तो आक्रमण उसने तो साम्राज्य विस्तार के लिए किया था और धन वगैरह लूटना, इस प्रकार के उद्देश्य लेकर आया था बाबर, ठीक है। बाकी बहुत सारा लंबा उत्तर है अथवा वाले प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न है, तो थोड़ा ध्यान रखना। फिर नूरजहाँ जुनता को बताइए। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, नूरजहाँ जुनता कई बार रिपीट होता है। नूरजहाँ जुनता जो नूरजहाँ का गुट था, ठीक है, उसमें नूरजहाँ, शाहजहाँ वगैरह कुछ लोग थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गुरु गोविंद सिंह का धार्मिक योगदान लिखिए। गुरु गोविंद सिंह जो अपने राजस्थान के संत हुए थे, आदिवासियों से संबंधित, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह और ये जो सिखों के जो है गुरु हुए थे मध्यकालीन भारत के अंदर, तो इनका योगदान आपको लिखना है। सीरीज़ के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, पढ़ के चले जाना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब ये पार्ट सी वाले प्रश्न आ चुके हैं और अब इसमें जो पहला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों की जो मंगोल नीति है उसकी विवेचना करनी है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की दक्कन नीति का मूल्यांकन, यानी अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। अलाउद्दीन खिलजी और बुलबुल वाला, ठीक है, ध्यान से पढ़ के जाना, रट के चले जाना। फिर अकबर की राजपूत नीति का वर्णन कीजिए। ऐसे हूबहू प्रश्न जो मैंने आपको मॉडल पेपर में प्रोवाइड किए हैं, जरूर खरीद लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
फिर अगला प्रश्न, मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का विवरण करना है, ठीक है, व्याख्या करनी है आपको, मतलब आप कौन कौन से चित्रकार हुए, कौन कौन सी पेंटिंग हुई, वो थोड़ी बड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी नंबर मिलेंगे। फेंकालॉजी से नंबर नहीं मिलेंगे। और कई लोग आप देखते हैं प्राइवेट जो स्टूडेंट हैं उनके ज़्यादातर चांस होते हैं कि वो इसके अंदर ड्यू रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का, ऊपर ऊपर से आप पढ़ के जाना सीरीज, और फिर बड़े से बड़े मतलब उत्तर लिखने की कोशिश करना। फिर मुगल साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी कारणों का परीक्षण कीजिए। मुगल साम्राज्य का पतन, ठीक है, इसका जो प्रश्न वगैरह है, ऐसे प्रश्न मैंने आपके लिए बना के रखे हैं। तो ये पहला पेपर कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा पेपर देखते हैं। तो पहला पेपर तो मध्यकालीन भारत का था, जो आपने डिस्कस कर लिया। अब हम जो हिस्ट्री का सेकंड पेपर है वो राजस्थान जो है इतिहास का संबंधित है। तो इसका जो प्रश्न है हम देखते हैं कौन कौन से इसके प्रश्न पूछे गए हैं। तो ठीक है, तो अगला पहला प्रश्न इसके अंदर देखिए, श्रृंगी ऋषि शिलालेख की तिथि या फिर वर्ष लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मैंने मॉडल पेपर में सेम टू सेम पहला ही प्रश्न इसी को मतलब इंक्लूड किया था आपने, आपको जो है टेलीग्राम पर इसका प्रूफ मिलेगा। और इसकी जो तिथि है वो वर्ष है 1428, ठीक है, जो श्रृंगी ऋषि शिलालेख की। आपके वैसे ये इसका चांस नहीं है, मगर फिर भी याद रखना श्रृंगी शिलालेख की। इसके अलावा मॉडल पेपर जरूर पढ़ लेना, आप परचेज कर लेना, उसमें मैंने बहुत 2-3 शिलालेख और दे रखे हैं, उनको आपको रट के चले जाना है, क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है तो आपके दूसरे वाले पूछने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, आहड़ का दूसरा नाम क्या था? तो आहड़ का दूसरा नाम जो है आगाट दुर्ग, कुछ इस प्रकार का नाम था, आगाट दुर्ग या आगाटपुर, ठीक है। ये राजस्थान जी के संबंधित है और कंपटीशन में भी आपके आगे हेल्प करने वाले प्रश्न, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न, मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? तो रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। जो जोधपुर के राजा वगैरह हुए थे, तो रावचंद्र सेन, ठीक है, मारवाड़ का प्रताप। फिर अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा दुर्ग जल दुर्ग का उदाहरण है? तो तीन जो दुर्ग है वो राजस्थान के जल दुर्ग का उदाहरण। तो सबसे इसका उत्तर हो जाएगा गागरोन दुर्ग, ठीक है। जो गागरोन का दुर्ग झालावाड़ के अंदर है वो जल दुर्ग का उदाहरण है, और जो है मतलब 2 नदियों के संगम पर ये दुर्ग बना हुआ। इसके अलावा ये 2 दुर्ग और भी हैं, वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गागरोन दुर्ग का ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, हवेली स्थापत्य कला की किन्हीं 2 विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। कि हवेलियों का भाई विकास, इसकी स्थापत्य कला पर मतलब टिप्पणी करनी है आपको। तो ये 2 विशेषताएं आप लिख सकते हैं कि भाई हवेली है जो बहुत ही सुंदर, और उनकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह होती थी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती थी, और हर इलाके में अलग अलग उनकी जो वास्तुशिल्प शैलियाँ होती थी अलग अलग होती थी, ठीक है। इस प्रकार की 2 विशेषताएं आप लिख सकते हैं। इसमें आपको एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से मिलता जुलता आंसर भी लिख सकते हैं, तो भी नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर अगला प्रश्न, राजस्थान में दादू पंथ का जो मुख्य केंद्र कहाँ है? तो दादू पंथ कुछ संत संप्रदाय हुए हैं राजस्थान के अंदर, बहुत सारे संत संप्रदाय हैं, तो यहाँ पे दादू पंथ का पूछा गया। तो दादू पंथ के जो मुख्य पीठ है, यहाँ पे जो इनका मुख्य केंद्र है वो नयना जयपुर के अंदर इनका मुख्य केंद्र है, ठीक है, नैना जयपुर, ध्यान रखना। और भी बहुत सारे संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय जिनका जो नाथद्वारा में है प्रमुख पीठ है, नाथद्वारा, और भी संप्रदाय बहुत सारे हैं। ये जो है जीके का प्रश्न है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये इसको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको वो मॉडल पेपर जरूर परचेज कर लेना चाहिए। अगले प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला एकमात्र जो राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? जो सबसे पहले अंग्रेजों से संधि शायद करौली ने की थी, ठीक है। तो करौली ने सबसे पहले राजस्थान में अंग्रेजों से संधि की थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से। और सबसे लास्ट में सिरोही ने की थी, ठीक है। सिरोही ने 1823 के अंदर संधि की थी सबसे लास्ट में। इसका उल्टा प्रश्न पूछा जाए कि सबसे लास्ट में संधि किसने की? तो सिरोही ने की, ठीक है, 1823 में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में जनजाति आंदोलन के 2 कारण लिखिए। तो जनजाति जो राजस्थान में आंदोलन हुए, भील आंदोलन, मीणा आंदोलन, ठीक है। तो जो इनके जो कारण मुख्य तो यही थे कि जो ब्रिटिश वगैरह होते थे वो बहुत ज़्यादा कर लगाया करते थे, और राजा वगैरह है वो उनकी जो किसानों की परवाह नहीं करते थे, ठीक है। वो अपनी जो है रासलीला में व्यस्त रहते थे, ठीक है। तो ये और कारण बहुत सारे हैं। फिर अंग्रेजों के नमक पर एकाधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी, ठीक है। तो धीरे धीरे करके इन्होंने वैसे ही सारे नमक पकड़ और जितने भी सारे इनकम के सोर्स होते थे उन पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इनकी बातें लिखनी है। फिर अगला प्रश्न, मेयो कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मेयो कॉलेज सबको पता है अजमेर के अंदर स्थित है, और इसकी स्थापना लगभग 1875 के आसपास हुई थी, ठीक है, अजमेर के अंदर मेयो कॉलेज। फिर अगला प्रश्न देखिए, ये तो बड़े वाले प्रश्न हो गया। ख्यात साहित्य के विषय में आप क्या जानते हैं? तो ख्यात साहित्य जो मतलब क्या कहते हैं उसको, ये राजस्थानी जो है आप कह सकते हैं ग्रंथ की एक प्रकार होता है, ठीक है। तो ये ख्यात साहित्य होते हैं, इनके थोड़े सीरीज़ के अंदर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, तो आप एग्जैक्ट आंसर लिख पाते हैं। फिर सुमेल के युद्ध में मालदेव की पराजय के जो कारण है उनको यानी युद्ध से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, और यहाँ पे हार और जीत और कौन कौन से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप के विरुद्ध राजा मान सिंह की क्या भूमिका थी? जो हल्दीघाटी युद्ध के अंदर अकबर के सेनापति कौन थे? राजा मान सिंह थे, ठीक है। तो इनकी भूमिका वगैरह आपको वर्णन करनी है। राजस्थान में मंदिर स्थापना
स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अभी पीछे प्रश्न आया हवेली स्थापत्य का और अभी आ गया मंदिर का, तो इन दोनों को आपको रट लेना है। फिर से ये प्रश्न रिपीट होंगे क्योंकि हवेली, मंदिर और दुर्ग ये 3 ही स्थापत्य कला राजस्थान के अंदर, और भी बहुत सारी है बावड़ी वगैरह, तो उन सबको आपको मतलब लगभग उनमें लगभग सेम चीज़ें ही रहती है, तो याद कर लेना। फिर अंग्रेजी सर्वोच्चता के अधीन राजपूत सामंत वर्ग की स्थिति में क्यों परिवर्तन आने लगा, तो इसका जो एक कारण तो शॉर्टकट में आपको बताऊं तो जो अंग्रेज थे वो सामंतों को ख़त्म करना चाहते थे, उनके अधिकार वगैरह ख़त्म करना चाहते थे, ठीक है, तो इसलिए उनका विरोध हो गया और परिवर्तन आ गया उनकी स्थिति। मीराबाई के धार्मिक विचारों का वर्णन समाज सुधार के परिप्रेक्ष्य में कीजिए, ठीक है, तो मीराबाई का टॉपिक आपको स्पेशल पढ़ के जाना है। सीरीज के अंदर जो निम्नात्मक प्रश्न है मीराबाई वाला, उसको आपको रट के चले जाना है, देख के चले जाना है, क्योंकि आपको फिर से ये प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, वाल्टर कृत हितकारिणी सभा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो ये सारी जो हितकारिणी सभा और जितनी भी सभाएं इस प्रकार की होती थी, तो वो अंग्रेजों के विरुद्ध और राजाओं के विरुद्ध होती थी, और उनको जगाने के लिए और उनकी अपनी मांगे मनवाने के लिए इस प्रकार की जो है सभाएं जो है उनका गठन होता था, ठीक। अगला प्रश्न, अर्जुन लाल शेट्टी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो अर्जुन लाल शेट्टी जो है एक नेता हुए थे जिन्होंने प्रजामंडल वगैरह जो है उनकी जो स्थापना वगैरह की थी, ठीक है, उनका इस प्रकार की चीज़ों में योगदान है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजामंडल आंदोलन का क्या योगदान था, तो ये बहुत सारा लंबा प्रश्न हो जाता है, ठीक। तो इनकी जो वीडियोज़ में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, या फिर आप अभी फिलहाल के लिए सीरीज़ में देखकर चले जाना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, कल ही एग्जाम है। राजस्थान में भील आंदोलन में मोतीलाल तेजावत की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है, तो ये प्रश्न मैंने आपको बता देता हूँ, ये जो मॉडल पेपर है उसमें से आया हुआ है, ठीक है, मॉडल पेपर मिला लेना, उसमें मैंने गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत के संदर्भ में पूछा था, ठीक है, और यहाँ पे मोतीलाल तेजावत के हूबहू प्रश्न आ गया है, ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फिर से आपको लास्ट बार की ज़रूर खरीद लेना उसको, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 2-3 प्रश्न लास्ट है वो देख लेते हैं। फिर अगला प्रश्न, ये बड़े वाले प्रश्न आ गए निम्नात्मक वाले कि राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और स्रोत बहुत सारे हैं राजस्थान में इतिहास के, अभिलेख वगैरह और प्राचीन साक्ष्य और जो क्या कहते हैं उनको दुर्ग वगैरह, इस प्रकार बहुत सारे स्रोत हैं, ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रख के पढ़ के जाना। अगला प्रश्न जो है बाप्पा यानी राणा बाप्पा की ऐतिहासिकता तथा उसके कार्यों का मूल्यांकन कीजिए, तो मेवाड़ का शासक था राणा बाप्पा, ठीक है, तो इसके आपको मूल्यांकन करना है। फिर बीकानेर के राय सिंह की मुगल दरबार में सेवाओं का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो शासक हुए उन वो आपके सीरीज में दे रखे हैं, ठीक है, सीरीज से बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं है। निम्नात्मक प्रश्न एक बार अपनी आंख से मतलब या कीजिए आप अपनी जो है आंखों से पढ़ के एक बार देख के रख लीजिए, ताकि प्रश्न जो भी आए आप थोड़ा बहुत तो आइडिया रहे आपको। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में सामंती प्रथा की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए, ठीक है, ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। और फिर अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के एकीकरण में आई प्रमुख समस्याओं का विवेचन कीजिए। तो देखिए अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपके एग्जाम के लिए, आपको कौन कौन से जो दूसरा विषय सेकंड पेपर, उसमें से आपको राजस्थान का एकीकरण पढ़ के चले जाना है, मतलब ध्यान होना चाहिए कि क्या क्या हुआ था, या फिर थोड़ा बड़ा आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं आप स्किप करके चले जाओ। तो एकीकरण पढ़ लेना, 1857 की क्रांति पढ़ लेना, ठीक है, और इसके साथ जो महाराणा प्रताप यानी हल्दीघाटी वाला युद्ध हुआ था वो सारी चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है, तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और इनमें से एक अगर आप टॉपिक रट लेंगे तो आपका एग्जाम में अच्छे 20 नंबर तो कम से कम आप कर होंगे, क्योंकि जो एक बड़े वाला प्रश्न आता है, ठीक है, 5 में से आप कोई भी कर लेना, 500 करो, 500 तो वैसे नहीं करना, 20 का ये और 20 का ये 2% भी करोगे तो 40 नंबर ऐसे ही हो जाएंगे। और आप 10 नंबर का जुगाड़ भले ही छोटे नंबर वाले करो, छोटे वाले प्रश्न करो या लघुतात्मक करो, कैसे भी कर सकते हो, आप 50% हल करना है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूं, और उम्मीद है आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे से जाए, ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिएगा बाकी एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।